पिछली वीडियो में हमने देखा था अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में कि अंडरराइटिंग क्या होता है या अंडरराइटर्स कौन होते हैं। जिसमें हमने देखा था कि अंडरराइटिंग वो प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी अपने न्यूनतम अभिदान को पूरा करने के लिए या फिर अपने शेयर्स इशू ना हो उसके रिस्क को ऊपर उठने के लिए किसी व्यक्तियों के समूह या फर्म को हायर करती है, जो ये जिम्मेदारी लेते हैं कि यदि जनता उन शेयर्स को नहीं खरीदेगी तो बचे हुए अंशों को वो स्वयं खरीद लेंगे एक निश्चित कमीशन के बदले। वो इस तरह की गारंटी देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स, यानी अंशों या ऋण पत्रों का अभिगोपन। और ऐसे व्यक्तियों का समूह या फर्म जो ऐसी जिम्मेदारी लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं अभिगोपक, अंडरराइटर्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, यानी अभिगोपकों का जो दायित्व है, यानी कितने अंश उनको खरीदने होंगे, उसका हम निर्धारण किस तरह से करेंगे। अभिगोपकों के दायित्व के निर्धारण में दो स्थितियां हो सकती हैं। यदि हमारे एक ही अभिगोपक हो इन केस ऑफ वन अंडरराइटर, और यदि हमारे एक से अधिक अभिगोपक हो यानी इन केस ऑफ मोर देन वन अंडरराइटर। यदि जनता द्वारा अंशों के लिए पूर्ण अभिदान प्राप्त न हो तो अभिगोपकों को अंश क्रय करने होते हैं। ऐसी दशा में उन्हें कितने अंश लेने होंगे, इस दायित्व का निर्धारण ही अभिगोपकों का दायित्व कहा जाता है। यह दायित्व अनुबंध की शर्तों पर की प्रकृति पर निर्भर करता है। केवल एक अभिगोपक होने पर पूर्ण अभिगोपन की दशा में उसे शेष अंश लेने होंगे, यानी यदि कंप्लीट पूर्ण अभिगोपन किया गया है और केवल एक ही अंडरराइटर है तो जितने अंश जनता ने नहीं खरीदे हैं वो बचे हुए अंश से लेने होंगे। यही उस अभिगोपक का दायित्व हो जाएगा। यदि एक से अधिक अभिगोपक हैं तो इस दशा में प्रत्येक अभिगोपक अपने आवेदन पर अपनी मोहर लगा देता है, जितनी भी एप्लीकेशन उस पर अपने नाम की या अपनी फर्म की सील लगा देता है, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि किस अभिगोपक द्वारा कितने अंशों के लिए आवेदन किया गया है। ऐसे अंशों को हम मार्क्ड एप्लीकेशन यानी चिन्हित आवेदन पत्र कहते हैं। सपोज को जैसे आपके एक से अधिक ABC 3 आपके अंडरराइटर्स हैं तो A कुछ निश्चित एप्लीकेशन पे अपनी सील लगा देगा, B कुछ पर अपनी सील लगा देगा, C अपने पर सील लगा के उन ऐसे फॉर्म्स को रख देता है। जब एप्लीकेशन रिसीव होती हैं तो ऐसी एप्लीकेशन जिस पर A की सील है वो A के मार्क शेयर्स कहलाएंगे, जिन पर B की सील है वो B के मार्क शेयर्स कहलाएंगे, और जो C की सील है वो C के मार्क शेयर्स कहलाएंगे। तो ऐसे नाम से हम पहचान लेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन किस अभिगोपक की है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी हो सकती हैं जिन पर किसी की भी सील नहीं हो, इन्हें हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन यानी अचिन्हित आवेदन पत्र कहते हैं। किसी अंडरराइटर का दायित्व कितना है ये निश्चित करने के लिए स्टेप्स हैं हमारे। इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं उन अभिगोपकों की ग्रॉस लायबिलिटी, सकल दायित्व। सबसे पहले हम तालिका एक टेबल बनाएंगे जिसमें सारे अंडरराइटर्स के नाम लिख देंगे और ये लिख देंगे उसने कितने कितने अंशों के लिए अनुबंध के लिए उसने दायित्व लेने को स्वीकार किया है, और एक कॉलम हम लास्ट में बना देंगे टोटल शेयर्स का। ग्रॉस लायबिलिटी लिखने के बाद इसमें से हम लेस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, यानी ग्रॉस लायबिलिटी में से प्रत्येक अंडरराइटर के नाम से जितने भी मार्क्ड एप्लीकेशन हमको रिसीव हुई है वो उनके संबंधित ग्रॉस लायबिलिटी में से हम लेस करके दिखा देंगे। सेकेंड स्टेप में ऐसे शेयर्स जिन पर कोई मार्क्ड नहीं है, जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशन को हम ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में बांटकर दिखा देंगे सभी अभिगोपकों के मध्य। एक से अधिक जितने अभिगोपक हैं उनकी जो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो है उस रेशो में हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन को भी बांट के और लेस करके दिखा देंगे। फर्म अभिगोपन, यदि फर्म अंडरराइटिंग सिचुएशन है यानी अभिगोपकों ने कुछ निश्चित अंशों को लेने का तय किया ही है कि हमें ये लेने ही हैं, ऐसा कोई अनुबंध किया है, तो हमें ये देखना होगा कि ये जो फर्म अभिगोपन है इनको वो मार्क्ड शेयर में शामिल करने के लिए कहा गया है या अनमार्क्ड शेयर्स में एप्लीकेशन में शामिल करने के लिए कहा गया है। फर्म अभिगोपन की दशा में अभिगोपक स्वयं के आवेदन पत्रों को चिन्हित कर देते हैं, तो कंपनी यह तय कर सकती है कि अभिगोपकों को फर्म अभिगोपन के साथ साथ अपना दायित्व पूरा करने के लिए इन अंशों को शामिल करने से अभिगोपकों को दोहरा लाभ मिल रहा है, तो अतः उसे अचिन्हित मान के दायित्व भी निर्धारित कर सकती है। इसके विपरीत इन्हें मार्क्ड मानकर नेट लायबिलिटी ज्ञात की जा सकती है। तो यदि प्रश्न में यह कहा जाए कि ऐसे अंशों को
मार्क्ड या अनमार्क्ड मानते हुए हमें अंडरराइटर का दायित्व निकालना है। दोनों तरह से पूछा जाए, हमसे कहे कि फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन माने, सेकंड ऑप्शन यदि अनमार्क्ड एप्लीकेशन माने, तो दोनों ही स्थिति में अभिभावकों को दायित्व निकाले, तो हमें इसमें दो अलग अलग टेबल बना के उनका दायित्व निकालना होगा और दोनों में ही उनके आंसर, उनके जो उत्तर आएंगे जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे। और यदि समझौते में कोई स्पष्ट विवरण ना हो कि अभिभावकों को दायित्व कैसे करना है, तो फिर हमको फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन मानते हुए घटाना है। यदि फर्म ऐसे शेयर्स यानी चिन्हित अंशों को, अचिन्हित अंशों को, इन सबको घटाने के पश्चात यदि किसी अभिभावक का बैलेंस नेगेटिव आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है, तो उस ऋणात्मक बैलेंस को रिमेनिंग अंडरराइटर के अंदर उनकी ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के अंदर बांट के दिखा देंगे, तब तक जब तक कि सभी अभिभावकों का नेट लायबिलिटी हमारी प्लस, पॉजिटिव या फिर शून्य, नील नहीं आ जाती है। नेट लायबिलिटी निकलने के बाद इस नेट लायबिलिटी में हम फर्म अंडरराइटिंग के शेयर्स को जोड़ देंगे, तो हमारी निकल जाएगी वो अंश जो वास्तव में किसी अभिभावक को खरीदने हैं। तो ये हम प्रोसेस अपनाते हैं किसी भी, जब एक से अधिक हमारे पास अभिभावक हैं तो उनका दायित्व निकालने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेके हम देखें, तो इस एग्जाम्पल में क्या रखा है, प्रत्येक दशा में अभिभावक का दायित्व एवं कमीशन ज्ञात कीजिए। अच्छा, कमीशन के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि कमीशन चाहे कैसी भी स्थिति हो, कमीशन हमेशा जितने अंशों के लिए जो ग्रॉस लायबिलिटी अंडरराइटर की जितने अंशों के लिए उसने दायित्व स्वीकार किया है, उन अंशों पर हमें कमीशन देना होगा। कमीशन की रेट मैंने आपको कल बताई थी आपको। यदि आपके कमीशन यदि अंशों पर है तो उसकी मैक्सिमम रेट है 5%, और यदि वो डिबेंचर्स है तो उसकी कमीशन की मैक्सिमम रेट हमारी होती है 2.5 यानी 2.5%। अंशों पर 5% और डिबेंचर्स पर 2.5% तक कमीशन ऑन अंडरराइटिंग दिया जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कमीशन हमें ग्रॉस लायबिलिटी पर ही निकालना है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कंपनी, 3 सिचुएशन में आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट सिचुएशन, यदि अभिभावकों को कोई भी फर्म अभिगोपन नहीं किया है, कोई फर्म अंडरराइटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही अभिभावक है, तो हम सिंपल निकाल लेंगे कि इसने टोटल शेयर्स जो शेयर्स इशू किए हैं हमने जनता में, वो हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं। इसने हमें लायबिलिटी जो एक्सेप्ट की है, जो हमें गारंटी दी है, वो दी है सिर्फ 80% शेयर्स की, यानी इसने कहा है कि ये सिर्फ 80,000 शेयर्स तक की ही गारंटी देता है कि 80,000 शेयर्स मार्केट में बिक जाएंगे, नहीं बिकेंगे तो बचे हुए शेयर्स को ये ले लेगा। चूँकि इसने 80% की गारंटी दी है, तो हमें ध्यान रखना है कि इस 80% में जितने जनता अंश खरीदेगी उसका भी 80% ही लेस किया जाएगा, ये मानते हुए कि जनता द्वारा खरीदे गए अंशों पे इसने सिर्फ 80% एफर्ट किए थे। तो जब इसमें से हम, ये हमारी ग्रॉस लायबिलिटी हो जाएगी, जो उसने दायित्व लिया था ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस लायबिलिटी 80,000 शेयर्स की। इसमें से हम लेस कर देंगे वो शेयर्स जो जनता ने खरीद लिए हैं इसके बिहाफ पर, शेयर्स सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। ये भी हमारा 80% ऑफ 80,000, जितने जनता ने जो खरीदे हैं, तो जनता ने 80,000 अंश ही खरीदे हैं, तो इसमें से 80,000 लेस नहीं होंगे, 80,000 का 80%, जितना परसेंट इसने हमें गारंटी दी थी उतना परसेंट ही जनता के अंशों को इसमें से लेस किया जाएगा। तो हम लेस कर देंगे इसमें से 64,000, तो रिमेनिंग जो बचेंगे ये निकल जाएगी हमारे अभिभावक की नेट लायबिलिटी, यानी वो अंश हैं जो इस अभिभावक को खरीदने हैं। तो इस अभिभावक को 16,000 अंश इस कंपनी के खरीदने होंगे यदि फर्म अंडरराइटिंग की कोई सिचुएशन नहीं है। ये मैंने सॉल्व किया आपका, इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट of firm underwriting for firm underwriting. Second situation, if underwriter signed on signed an agreement for firm underwriting
of 5,000 shares in addition to 80%. in addition to 80%। जो सेकेंड सिचुएशन हमें यहाँ सॉल्व करनी है वो क्या रखा है, यदि अभिगोपक ने उपरोक्त के अतिरिक्त यानी इन 80,000 के अलावा 5,000 अंश और लेने के लिए, फर्म अभिगोपन लेने के लिए यदि उसने अनुबंध पे साइन किए हों, यानी वो 80,000 को तो मार्केट में बिकवाने के लिए और 5,000 खुद 85,000 शेयर्स की वो गारंटी कंपनी को यदि देता है, यानी यहाँ पे फर्म अभिगोपन अलग से करता है, तो हम लायबिलिटी निकालेंगे इस तरीके से। तो हमारी नेट लायबिलिटी निकल जाएगी 80% ऑफ, चूँकि टोटल शेयर्स 1 लाख हैं, इसमें से उसने गारंटी दी है कि 80,000 तो वो जनता में बिक जाएंगे और 5,000 वो खुद लेगा, तो इसमें से हम लेस कर देंगे, तो हमारा ये निकल जाएगा 80% ऑफ 15,000 यानी 12,000 शेयर्स इसकी नेट लायबिलिटी है। 5,000 उसने अलग से लेने के लिए कहा है फर्म अंडर राइटिंग का, तो टोटल 17,000 शेयर्स अभिगोपक को लेने होंगे यदि वो 80% के अलावा 5,000 फर्म अंडर राइटिंग शेयर्स और लेने के लिए गारंटी देता है या असाइनमेंट पे साइन करता है एग्रीमेंट पे। थर्ड सिचुएशन, इफ़ एग्रीमेंट इंक्लूडेड 5,000 शेयर्स, इफ़ एग्रीमेंट इंक्लूडेड यदि इसमें शामिल है ऑलरेडी, includes 5,000 shares of firm underwriting, यानी यदि वो अलग से ना करके जो उसने गारंटी दी है 80% की उसमें ही 5,000 शेयर्स को इंक्लूड करता है, तो फिर हमारी नेट लायबिलिटी निकल जाएगी 80% ऑफ 1 लाख माइनस 80,000 माइनस 5,000, यानी चूँकि 5,000 इसमें मान के चल रहा है कि इसी 80,000 में इंक्लूडेड हैं, तो फिर इसमें हमको 1 लाख में से 80,000 यानी 20,000 शेयर्स इसको खरीदते हैं। 20,000 में 5,000 जो फर्म अंडर राइटिंग खुद के हैं वो ऑलरेडी वो खरीदने की गारंटी इसी में इंक्लूड मान के चल रहा है, तो फिर यहाँ पर हम निकालेंगे 80% ऑफ 20,000 माइनस 5,000, तो ये हमारा निकल जाएगी लायबिलिटी 11,000 शेयर्स की प्लस 5,000 शेयर्स हमें और ख़रीदने हैं फर्म अंडर राइटिंग, तो टोटल लायबिलिटी हमारी बन जाएगी 16,000 शेयर्स। तो ये अंतर है जब आपके फर्म अंडर राइटिंग उसमें इंक्लूड होता है, यदि इंक्लूड नहीं है तब तो हम सिंपल उसमें से उसको अलग से ऐड करके लेस कर देंगे फिर निकालेंगे 80%, और यदि वो इंक्लूडेड है तो फिर हम पहले लेस करके निकालेंगे 80%, फिर हम लेस करेंगे उसमें से फर्म राइटिंग की शेयर्स। तो इस तरह से अंतर आ जाएगा हमारा, मतलब जब आपने शामिल नहीं किया तब हमारी लायबिलिटी आ रही है 17,000 की, और जब हमने शामिल किया हमारी लायबिलिटी आ रही है 16,000 शेयर्स की। तो ये तरीका है हमारा नेट लायबिलिटी निकालने का अलग अलग सिचुएशन में। कमीशन यदि निकालना हो तो चूँकि ये शेयर्स हैं तो ये शेयर्स पे हमारा मैक्सिमम कमीशन होता है 5%। उसने 1 लाख का अंडर राइटिंग कमीशन जब हम निकालेंगे तो टोटल उसने 1 लाख शेयर्स की 80% की गारंटी दी, यानी 80,000 शेयर्स की उसकी ग्रॉस लायबिलिटी है। शेयर्स को हमने प्रीमियम पे इशू किया था, तो प्रीमियम पर यानी 10 + 10% हमारा शेयर हो जाएगा 11 रुपये का। तो उसने हमें जो जिम्मेदारी दी थी, जो गारंटी दी थी, वो 8,80,000 रुपये की दी थी, तो इसको 8,80,000 पे कमीशन मिल जाएगा 5% ऑन 8,80,000। तो हमारा जो कमीशन है वो आ जाएगा 44,000 रुपीज़ अंडर राइटिंग कमीशन। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अंडर राइटिंग कमीशन जब भी निकालने कहा हो तो इन द केस ऑफ शेयर्स, यदि शेयर्स की सिचुएशन है तो हम कमीशन देंगे मैक्सिमम 5%,
यदि डिबेंचर्स हैं तो हम कमीशन देंगे मैक्सिमम 2.5% यानी 2.5%। सेकेंड थिंग, कमीशन दिया जाएगा ग्रॉस लाइबिलिटी पर, जितने अंशों की उसने हमको अनुबंध पे साइन किए, कितने अंश वो गारंटी देता है उतने अंशों की जो वैल्यू होगी, यानी डिस्काउंट है तो हम डिस्काउंटेड प्राइस पे निकालेंगे, प्रीमियम है तो प्रीमियम वाले प्राइस पे निकालेंगे, कितनी राशि की उसने हमें गारंटी दी है उस राशि पर 5% या 2.5% जो भी सिचुएशन है उतना कमीशन हम निकालेंगे। तो इस तरह से सॉल्व किया जाती है हमारी ग्रॉस लायबिलिटी। आज के लिए इतना ही।